हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे परपेरियल डिसीज के ये सेकंड वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे परपेरियल सेप्सिस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने परपेरियल डिजीजेस में सबसे पहले बात किया था परपेरियल पायरेक्सिया के बारे में। आज हम बात करेंगे परपेरियल सेप्सिस होता क्या है, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसके कॉजेस क्या है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परपेरियल सेप्सिस के डेफिनेशन के बारे में कि परपेरियल सेप्सिस होता क्या है। तो बोला गया कि परपेरियल सेप्सिस इज ए जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन अकरिंग any time from the onset of the labor or the rupture of the membrane up to the 42 days of the postpartum associated with। ठीक है, क्या बोला गया कि परपेरियल सेप्सिस क्या है, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जो कि अकर हो सकता है एनी टाइम आफ्टर द डिलीवरी या फिर फ्रॉम द वनसेट ऑफ द लेबर अप टू द 42 डेज, दैट इज 6 वीक्स ऑफ द पोस्टपार्टम पीरियड। जो हमारा होता है परपेरियल पीरियड जब तक होता है, उस पीरियड में अगर होने वाला जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम लोग परपेरियल सेप्सिस के अंदर रखते हैं। और इसमें क्या क्या हमें फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें फीवर रहेगा ग्रेटर देर और इक्वल टू 38 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 39 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता ऑन एनी 2 डेज विद इन द फर्स्ट 10 पोस्टपार्टम डेज एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट 24 आवर्स, जिसका डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी परपेरियल पैरेक्सिया वाले जो वीडियो है मेरा पिछला उसमें दे दिया है। उसके बाद इसमें पेल्विक पेन देखने को मिलेगा इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज रहेगा, फाउल स्मेलिंग लोचिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि नॉर्मली लोचिया उतना फाउल स्मेलिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सेप्सिस या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद फाउल स्मेलिंग ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद डिलेड इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस, यूट्रस जो रहेगा जितना उसका टाइम पीरियड है इन्वोल्यूशन का, जो कि हम लोग ने परपेरियल चेंजेस वाले वीडियोस में देखा है, उतने टाइम में नहीं होता। उसके जगह पे क्या होता है, जो पीरियड है जैसे कि इसको 4 से 6 वीक्स के अंदर वापस से एकदम प्री ग्रेविडा स्टेज तक जाना रहता है, लेकिन ये क्या होता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, वो जो टाइम पीरियड है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। बोला गया इट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। ठीक है, जो हमारा परपेरियल सेप्सिस है ये एक मेजर कॉज है जिसकी वजह से मैटरनल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। तो परपेरियल सेप्सिस में आपको क्या याद रखना है कि परपेरियल सेप्सिस क्या होता है, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जो कि परपेरियल पीरियड में देखने को मिलता है, जिसमें मेन हमारा क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा, फीवर रह सकता है, पेल्विक पेन रह सकता है, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, फॉल स्मेलिंग लोचिया हो सकता है एंड डिलेड इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इसके कॉजेस की, किसकी वजह से यहाँ पे परपेरियल सेप्सिस हो रहा है। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में बेसिकली बोला गया कि ये पॉलीमाइक्रोबियल, मतलब कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि एरोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें ग्रुप ए ग्रुप बी जो स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया है उनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद स्टेफिलोकोकाई ऑरियस, एस्केरिया कोलाई, क्लेबेसिया एंड द प्रोटियस नाम के जो बैक्टीरिया से ये क्या करते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं या फिर सेप्सिस कॉज करते हैं। वहीं पे एनारोबिक बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें बेसिकली क्लोस्ट्रीडियम हो गया, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकाई हो गया या फिर बैक्टीरियोइड्स हो गए, ये सभी क्या करते हैं यहाँ पे परपेरियल सेप्सिस कॉज करते हैं। वहीं पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑर्गेनिज्म जैसे कि गोनोकॉकस हो गया या फिर क्लेमेडिया जैसा ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे परपेरियल सेप्सिस की कंडीशन कॉज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है इटियोलॉजी। वहीं पे हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, तो रिस्क फैक्टर में बेसिकली बोला गया है कि कुछ एंटीनेटल फैक्टर होते हैं, मतलब कि जो डिलीवरी से पहले या फिर लेबर वनसेट होने से पहले से ही हो जिसकी वजह से यहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, या फिर इंटरनेटल या फिर पोस्टनेटल फैक्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटीनेटल फैक्टर की। तो एंटीनेटल फैक्टर में बोला है एनीमिया की वजह से हो सकता है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है जो फीमेल होते हैं पहले से ही वीक रहता है उसका इम्यून सिस्टम। फिर उसके बाद माल न्यूट्रिशन हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी अगर कंडीशन है, फीमेल को पुअर सोशोनॉमिक कंडीशन है या फिर एग्जिस्टिंग कोई जेनिटल इन्फेक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में उसको परपेरियल सेप्सिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वहीं पे इंटरनेटल फैक्टर्स की बात करो तो यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो गया या फिर प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो गया या फिर रिपीटेड वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पे असेंडिंग इन्फेक्शन की वजह से सेप्सिस हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी अगर करा रहे हैं तो उसकी वजह से ट्रॉमा ये सब की वजह से भी वहाँ पे सेप्सिस हो सकता है। फिर सिजेरियन सेक्शन हो गया, रिटेन प्लासेंटल ब्लीड्स अगर अंदर रह गए, ठीक है, रिटेन प्लासेंटा अंदर रह गया या फिर रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन अंदर रह गया, तो ऐसे कंडीशन में पोस्टपार्टम हिमरेज हो या फिर ट्रॉमेटिक डिलीवरी की वजह से भी वहाँ पे सेप्सिस हो सकता है ड्यूरिंग द इंटरनेटल। और वहीं पे पोस्ट नेटल की बात करें तो एपिसियोटॉमी जो लिया है उसका सही से पेरिनियल हाइजीन नहीं रख रहे हैं या फिर रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन रह गया हो या फिर कैथेटराइजेशन बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से असेंडिंग यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे सेप्सिस हो सकता है या फिर अनस्टेराइल प्रैक्टिसेस की वजह से वहाँ पे परपेरियल सेप्सिस देखने को मिल सकता है। वहीं पे पैथोजेनेसिस की बात करें कि कैसे ये परपेरियल सेप्सिस की कंडीशन जनरेट होती है, तो बेसिकली बोला गया कि इन्फेक्शन यूजुअली असेंड फ्रॉम द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट
and involves the endometrium, and then it enters into the myometrium, and from myometrium to the parametrium, and then into the pelvic peritoneum, and from the pelvic peritoneum into the bloodstream, and thereby causing the septicemia। ठीक है, तो इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है बेसिकली कि हमारा मान के चलो जो लोअर यूट्राइन ट्रैक्ट है वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, वहाँ पे बैक्टीरिया इन्वेट किया, वो वहाँ से असेंड करते हुए कहाँ पे जाते हैं एंडोमेट्रियम में, एंडोमेट्रियम से इन्वेट करेंगे मायोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम से पैरामेट्रियम में इन्वेट करते हुए ये पेरिटोनियम में जाते हैं, और वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके सेप्टिसेमिया जैसी कंडीशन कॉज करते हैं। जो कॉमनेस्ट साइड है जहाँ से ये एंटर कर सकते हैं इनटू द मायोमेट्रियम या फिर पैरामेट्रियम, वो होता है हमारा प्लासेंटल इम्प्लांटेशन साइट, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लासेंटल साइट रहता है वहाँ पे अभी जो एंडोमेट्रियम अच्छे से फॉर्म नहीं रहता, डिसिडुआ जो होता है वो नेक्रोस हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ से इन्वेजन जो होता है बैक्टीरिया का वो ज़्यादा ईजिली हो जाता है। इसके बाद एपिसियोटॉमी वाउंड हो गए या फिर सिजेरियन वाउंड हो गए, तो इन सभी साइट से बेसिकली सेप्सिस की कंडीशन ज़्यादा ईजिली जनरेट हो सकते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, तो इसमें सिप्सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस मतलब कि WBC का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ESR या CRP करेंगे तो वो इंक्रीज दिखेगा, ब्लड कल्चर करेंगे तो उसमें हमें जो अकॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो देखने को मिल सकते हैं, यूरिन या रूटीन कल्चर कर सकते हैं, यूरिन रूटीन एंड कल्चर कर सकते हैं, फिर उसके बाद लोचिया स्वैब कल्चर कर सकते हैं ताकि वहाँ पे जो लोचिया या फिर जो वजाइनल डिस्चार्ज है उससे भी पता चल सके कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है और उसके अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट है। वहीं पे अल्ट्रासाउंड पेल्विस कर सकते हैं जिसमें हम लोग रिटेन प्रोडक्ट्स है कि नहीं या फिर पेल्विक अब्सेस है कि नहीं, ये सारी कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने बेसिकली बात कर ली कि परपेरियल सेप्सिस होता क्या है, उसके कॉजेट ऑर्गेनिज्म कौन कौन से है, प्रीडिस्पोजिंग या फिर रिस्क फैक्टर क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और उसके इन्वेस्टिगेशन की बात कर ली। अब बेसिकली हम लोग बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स या फिर क्लिनिकल साइंस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली क्लिनिकल फीचर में बोला गया कि जनरल सिम्टम्स में यहाँ पे हम लोग ने जैसा देखा कि हाई ग्रेड फीवर रहेगा विथ चिल्स एंड राइगर्स। इसके अलावा फीमेल में बॉडी में मेलाइसिस रहेंगे, बेसिकली वीकनेस फील करेगी फीमेल, और हेडेक रहेगा और लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिल सकता है। वहीं पे लोकल सिम्टम्स की बात करें तो लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर पेल्विक पेन हो सकता है, फॉल स्मेलिंग लोक्शिया हो सकता है, प्यूरेंट वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर सब इन्वॉल्यूटेड टेंडर यूट्रस की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे साइंस की बात करें तो साइंस में हमें क्या मिलेगा, टैकीकार्डिया रह सकता है, फीवर हो सकता है, यूट्राइन टेंडरनेस रह सकता है, ऑफेंसिव लोशिया हो सकता है मतलब कि फॉल स्मेलिंग लोशिया की कंडीशन हो सकती है, वाउंड में इन्फेक्शन हो सकता है चाहे वो सिजेरियन वाउंड हो, एपिसियोटोमी वाउंड हो, वहाँ पे इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस इकाइमोसिस जैसी कंडीशन होगी, पेलर हो सकता है फीमेल में, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। और सेवियर फीचर्स की बात करें तो फीमेल जो होती है हाइपोटेंशन में या फिर सेप्टिक शॉक में जा सकती है, उस अल्टर सेंसोरियम की कंडीशन देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा ओलिगोयूरिया या फिर अनूरिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कंडीशन वहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है क्लिनिकल फीचर में। तो क्लिनिकल फीचर में जनरली हमें क्या रहेगा कि वहाँ पर फीवर आ रहा होगा और साथ ही साथ फीमेल वीकनेस फील करेगी, हेडेक रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा। वहीं पे लोकल जब हम लोग एग्जामिन करेंगे वजाइनल एग्जामिनेशन तो वहाँ पे एब्डोमेन में पेन देखने को मिल सकता है, वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, जो यूट्रस है सही से इन्वॉल्यूट नहीं कर रहा होगा, इन्वॉल्यूशन उसका प्रोलॉन्ग्ड हो गया होगा, डिलेड हो गया होगा। वहीं पे साइंस में हमें टैकीकार्डिया, यूट्राइन टेंडरनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, और सेवियर केसेस में फीमेल जो होती है हाइपोटेंशन और सेप्टिक शॉक में भी जा सकते हैं। वहाँ पे इसके क्लिनिकल टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। परपेरियल सेप्सिस के जो क्लिनिकल टाइप्स हैं, मतलब हम लोग क्लिनिकल बेसिस पे जो इसके क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है परपेरियल एंडोमेट्राइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एंडोमेट्रियम है उसमें बेसिकली बैक्टीरियल इन्वेट करने की वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है परपेरियल सेप्सिस। इसमें फीवर, टेंडर्ड एंड इनलार्ज यूट्रस देखने को मिल सकता है, और ऑफेंसिव लोचिया रखना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन केस ऑफ द एंडोमेट्राइटिस दैट इज यहाँ पे हमें इनलार्ज यूट्रस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। वहीं पे दूसरा होता है हमारा वाउंड इन्फेक्शन। वुंड इन्फेक्शन में क्या होगा, एपिसियोटोमी वुंड इन्फेक्शन हो सकता है या फिर सिजेरियन वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला। फिर पेल्विक सेल्यूलाइटिस या फिर पैरामेट्राइटिस हो सकता है कि ये हमारा जो बैक्टीरियल इन्वेजन है वो पेरामेट्रियम तक चला गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेल्विक पेन होगा, उसके बाद फीवर रहेगी, साथ ही साथ टेंडर पेल्विक मास देखने को मिलेगा। उसके बाद सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की बात करें तो यहाँ पे परसिस्टेंट स्विंगिंग फीवर डिस्पाइट द एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी क्या हो रहा होगा, वहाँ पे स्विंगिंग फीवर देखने को मिलता है, जो कि हमें सजेस्ट कर सकता है कि वहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन हो सकती है। वहीं पे पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम में अगर हमारा बैक्टीरियल इन्वेजन पहुँच गया तो
पेरिटोनाइटिस जैसी कंडीशन होगी जिसमें सेवियर एब्डोमिनल पेन रहेगा, एब्डोमिनल गार्डनिंग देखने को मिलेगी, रिजिडिटी देखने को मिलेंगी। और मैक्सिमम सिक्स्थ कंडीशन जो कि हमारा सीवियर कंडीशन हो जाता है, दैट इज कि हमारा जो बैक्टीरियल इन्वेजन है सिस्टमिक ब्लड फ्लो में चला गया, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है और जिसमें होल बॉडी में सिस्टमिक इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि एंडोमेट्रियम तक पहुंचा है तो उसको परपेरियल एंडोमेट्राइटिस बोल दिया, अगर सिर्फ वाउंड इन्वेड हुआ है तो वाउंड इन्फेक्शन बोल दिया, अगर ये पेल्विक रीजन तक बेसिकली पहुंच गया है या फिर पैरामेट्रियम तक पहुंच गया तो उसको पेल्विक सेलुलाइटिस बोल दिया। फिर ये अगर मान के चलो सेप्टिक हो गया है, मतलब कि हमारे थ्रोम्बस कॉज कर रहा है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज कर रहा है, तो वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस रख दिया। पेरिटोनियम तक जा रहा है तो पेरिटोनाइटिस, और अगर हमारे सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन में गया है तो वहाँ पे सेप्टिसेमिया जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट किस तरह से हमारा रहेगा इसके लिए। तो बेसिकली बोला गया कि नॉर्मल जनरल मैनेजमेंट में क्या रहेगा कि फीमेल को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना है और आइसोलेशन देना है अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, ताकि और ज़्यादा सीवियर फर्दर इन्फेक्शन ना हो हेट्रोजेनिक, और मॉनिटर करना है उसके पल्स को, बीपी को, टेम्परेचर को और यूरिन आउटपुट को, मतलब कि उसके जो नॉर्मल वाइटल्स है उसको हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, और उसके हिसाब से डिहाइड्रेशन की कंडीशन है कि नहीं या फिर यूरिन आउटपुट कैसा है उसके हिसाब से हमें आईवी फ्लूइड्स प्रोवाइड करने हैं और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ये हो गया हमारा जनरल मैनेजमेंट। इसके अलावा हमारा जो मेन कंडीशनल मैनेजमेंट है दैट इज एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट इमीडिएटली द एंटीबायोटिक थेरेपी। कॉमन रेजिमेन में हम लोग क्लिंडामाइसिन और जेंटामाइसिन देते हैं, या फिर इसके अलावा हम लोग एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन या फिर मेट्रानिडोजोल का बेसिकली यूज़ करते हैं, जिसमें मेट्रानिडोजोल हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं इन केस ऑफ द परपेरियल सेप्सिस। वहीं पे अगर सेवियर सेप्सिस की कंडीशन है तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, मेरोपेनिम दे सकते हैं इन द रेजिस्टेंट केसेस, या फिर पाइपरासिलिन, टोजोबैक्टम दे सकते हैं। और इसको कब तक चालू रखना है, अंटिल द पेशेंट फेब्राइल फॉर द 48 आवर्स, मतलब कि फीवर जला गया है और फीवर जाने के 48 घंटे तक, मतलब अगले नेक्स्ट 2 दिन तक हमें क्या करना है, ये एंटीबायोटिक थेरेपी चालू रखना है। ये होगा हमारा फीवर के लिए या फिर जो सेप्टिसेमिया है। अब उसके कॉज को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि किस वजह से यहाँ पे सेप्टिसेमिया हो गया है। तो जैसे कि अगर पेल्विक अपसेस है या फिर पेरिटोनाइटिस है तो उसमें हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन है या फिर सेप्टिक शॉक नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट है तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। इसमें अगर मान के चलो एब्सेस है तो उसका ड्रेनेज करेंगे, या फिर लेप्रोटॉमी ओपन करके बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एब्डोमेन में अगर जो पेल्विक इन्फेक्शन है उसके ट्रीट करेंगे, या फिर लेयरली हिस्टेरेक्टोमी भी करनी पड़ सकती है। इसके बाद आता है दैट इज रिमूवल ऑफ द सोर्सेज, मतलब कि जिस वजह से यहाँ पे सेप्सिस हो रहा है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। जैसे कि अगर रिटेन प्रोडक्ट है कुछ तो उसको रिमूव करेंगे, अपसेस है तो उसको ड्रेन करेंगे, वाउंड क्लियर करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे और हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और रिमूवल ऑफ द इन्फेक्टेड सुचर इफ रिक्वायर्ड। अगर मान के चलो सुचर इन्फेक्ट हो गया है, मतलब कि जो हमारा वाउंड था वहाँ पे इन्फेक्शन है और सुचर भी इन्फेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में सुचर को रिमूव करेंगे ताकि वहाँ पे जो सेप्टिसेमिया की कंडीशन है उसको प्रिवेंट की जा सके या फिर उसको मैनेज की जा सके। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम लोग एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक का यूज़ कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं अगर सेवियर एनेमिक पेशेंट है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे रिस्क फैक्टर रहता है हमारा सेप्सिस होने का। वहीं पे ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं इफ़ नीडेड, ठीक है। अगर ऑक्सीजन लग रहा है कि देने की ज़रूरत है वहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी भी प्रोवाइड की जा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इन केस ऑफ द हमारा परपेरियल सेप्सिस। तो इसमें सबसे पहले आता है लोकल कॉम्प्लिकेशन में एंडोमेट्राइटिस हो सकता है, पेल्विक सेल्यूलाइटिस हो सकता है, पेल्विक एब्सेस हो सकता है, पेरिटोनाइटिस या फिर वाउंड डेहिसेंस की कंडीशन देखने को मिल सकता है। वहीं इस पे सेप्टिक कॉम्प्लिकेशन में क्या हुआ, अगर सेप्टिसेमिया की कंडीशन हो गई तो सेप्टिक शॉक हो सकता है, सेप्टिसेमिया हो सकता है, डीआईसी हो सकता है, कोगुलोपैथीज देखने को मिल सकती है, वहाँ पे एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है या फिर ARDS देखने को मिल सकता है, मतलब कि वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। वहीं पे लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो लेट कॉम्प्लिकेशन में हमारा आता है क्रॉनिक पेल्विक पेन देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, मैटरनल डेथ तक भी हो सकती है, या फिर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी या फिर डिस्पेरेनिया, मतलब कि पेनफुल क्वाइटस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके बाद आता है डेट इज प्रिवेंशन, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया क्या क्या चीज़ें क्लिनिकली होती है। अब कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो बेसिकली यहाँ पे मेन चीज़ तो हमारा है हाइजीन। तो एंटीनेटल केयर में जैसे कि हम लोग ने देखा जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है उसको ट्रीट करेंगे, जैसे कि करेक्शन ऑफ द एनीमिया करेंगे, इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे, एडेक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। वहीं पे इंटरनेटल केयर की बात करें तो इंटरनेटल केयर में स्ट्रिक्ट और सेप्टिक प्रिकॉशंस लेंगे,
मिनिमाइज करेंगे वजाइनल एग्जामिनेशन को ताकि असेंडिंग कोई इन्फेक्शन ना हो या फिर इंट्राजॉनिक कोई इन्फेक्शन ना हो। प्रॉपर स्टरलाइजेशन रखेंगे कोई भी प्रोसीजर करते समय, और टाइमली मैनेजमेंट ऑफ लेबर होना चाहिए। फिर पोस्ट नेटल केयर में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, प्रॉपर पेरिनियल हाइजीन रखना है, अर्ली एम्बुलेशन करना है ताकि डीबीटी जैसी कंडीशन यहाँ पे जनरेट ना हो। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन करना है फीवर का और इन्फेक्शन का, और तुरंत उसको ट्रीट करना है, और एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देना है इन केस ऑफ द सिजेरियन सेक्शन, ताकि वहाँ पे वाउंड की वजह से, वहाँ पे डेसेंस या फिर इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे सेप्टिसेमिया जैसी कंडीशन न हो। तो मेन चीज़ें क्या क्या यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले कि मोस्टली जो हमारा सेप्टिसेमिया की कंडीशन होती है इसमें मिक्स्ड पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, सिंगल माइक्रोब्स की वजह से नहीं होता, मेनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनेस्ट साइट जो होता है वहाँ पे एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्राइटिस की वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है सेप्सिस। वहीं पे मोस्ट कॉमन सिम्टम जो रहता है इसमें फीवर विद द फॉल स्मेलिंग लोचिया रहता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, तुरंत फीवर देखने को मिलेगा और फॉल स्मेलिंग लोचिया देखने को मिलेगा। मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, जिससे हमारा जो सेप्टिसेमिया जैसी कंडीशन है उसके वजह से ये देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कॉमन रिस्क फैक्टर में बेसिकली प्रोलॉन्ग लेबर विथ प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर में क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है विद द प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ज़्यादा इंटरवेंशन होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है सेप्टिसेमिया जैसी कंडीशन होने का। तो होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू द परप्यूरियल सेप्टिसेमिया या परप्यूरियल डिजीज में जो हम लोग ने देखा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। परप्यूरियल जो सेप्सिस था उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।